सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 10 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर हमारे अमन शेरावत भाई की है। अमन शेरावत भाई ने भारत को गर्व गर्व से पेरिस ओलंपिक में रिप्रेजेंट करा है और छठा पदक दिया है। हालांकि ये ब्रॉन्ज़ पदक है, मगर भारत के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में शुरू ही से दबाव बनाते हुए अपने प्रतिद्वंदी को ज़्यादा मौका नहीं दिया। और अमन शेरावत भाई बहुत ही यंग हैं और एक बहुत ही कम उम्र में भारत की मेडल टैली में एक मेडल और बढ़ा दिया है। 21 वर्ष के कहे जा रहे हैं अमन भाई। हम बढ़ेंगे अपने संपादकीय की ओर और रोज़ की तरह कल मेधा से शुरू होगी बात। साधनों द्वारा नहीं बल्कि नैतिकता के बल द्वारा ही मनुष्यों और उनके कर्मों पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। कार्लाइल कार्लाइल साहब ने कहा। कितनी बढ़िया बात है, नैतिकता के बल पे। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपना संपादकीय और प्रथम संपादकीय है बुजुर्ग पीढ़ी की बुनियादी समस्याएं। और यह लेख लिखा है अजय जोशी जी द्वारा। देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का है। वह अपने ज्ञान और अनुभव से समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। इस दृष्टि से उनका कल्याण भी सरकारों और समाज की प्राथमिकता में होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। मतलब 2011 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 वर्ष प्लस जो लोग थे हमारे सीनियर सिटीजन्स, उनकी जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। ठीक है। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल आबादी का लगभग 10% है। अभी इस समय टोटल पॉपुलेशन है उसका 10% है हमारे क्या, ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या 17.32 करोड़ हो जाएगी। देख रहे हैं आप परिवर्तन। अगर हम अभी 2011 की बात कर रहे थे तो 11 की बात कर रहे थे तो कितनी बताई आपको हमने, 10.38 करोड़ थी। और यहीं पे अगर हम 2026 का प्रोजेक्शन करें कि 26 में कितनी हो जाएगी तो 17.32 हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी। ये होगी हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन में बढ़ोतरी। ओल्ड एज पॉपुलेशन में बढ़ोतरी, इसका मतलब ये सरकार के लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा कई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को लेकर भी। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 में हर चौथा व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। इस वर्ग के अधिकांश नागरिक अपने परिवार, समाज और सरकार से किसी न किसी रूप से असहज, उपेक्षित और असहाय महसूस करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ने वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। जैसे कि हम जानते हैं सरकार बिल्कुल प्रयास करती है कि अपने वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान रख पाए। वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण हेतु सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया, जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों और माता पिता के भरण पोषण तथा देखरेख के लिए प्रभावी व्यवस्था का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो अपने आय या अपनी संपत्ति द्वारा होने वाली आय से भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वह अपने वयस्क बच्चों या संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। भरण पोषण के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों की अपेक्षा और परित्याग को एक संगीन अपराध माना गया है। और इसके अधिनियम के माध्यम से ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखें, उनकी सेहत का, उनके खर्चों का। ये उनका राइट है ना।
चाहे वो चिकित्सीय परामर्श हो, चाहे वो एक खुशहाल ज़िंदगी हो, ये उनका अधिकार है। वरिष्ठ नागरिकों, खासकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों के साथ उनकी संपत्ति से जुड़े और अनेक साथ होने वाले अपराधों के समाचार आते रहते हैं। विगत कुछ वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में कटौती दिखी जा रही है। जैसे कि साथियों, अभी रेलवे में पहले क्या था ना, सीनियर सिटीजन को टिकट फ्री था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो अब कैंसिल हो गया है, अब ये सुविधा नहीं है। कोविड के टाइम पे ये हटा दी थी, तो ये वापस आनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को भी टिकट नहीं देना चाहिए। उन्हें इसी वर्ष के आम बजट की काफ़ी उम्मीदें थीं। कोरोना काल में वर्ष 2020 में रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया। आम चुनाव के दौरान 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज हेतु स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा किया गया, मगर उसके संबंध में बजट में कोई घोषणा नहीं है। वरिष्ठ नागरिक आयकर में और अधिक छूट की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें मानक कटौती में 25,000 रुपये की मामूली वृद्धि के अलावा कुछ नहीं मिला। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली अतिरिक्त छूट में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की वर्तमान दर 18% है, जिसके भार किसी न किसी रूप से बीमाधारकों को ही वहन करना पड़ता है। उसे घटा या फटा कर स्वास्थ्य बीमा की लागत कम करने की अपेक्षा थी। वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या के जीवन यापन का आधार उनकी सेवानिवृत्ति पर मिली पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि पर मिलने वाला ब्याज है। ना देखिए, ये तो उनकी इनकम बची होती है, उनको अन्य किसी तरह की पेंशन आती नहीं मिलती। बैंकों में जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज की दरों में विगत 10-12 साल से निरंतर कमी आ रही है। संगठित क्षेत्र में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में आने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन कम था या उनकी सेवा अवधि कम रही, उनको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन 300-400 रुपये प्रति माह मिलने के समाचार भी आते रहे हैं। अच्छा, नई पेंशन स्कीम तो बिल्कुल बेकार है, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम ठीक भी थी। एनपीएस में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक न्यूनतम पेंशन देने की मांग भी समय समय पर उठती रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट और सरकारी घोषणाओं में वरिष्ठ नागरिकों के हित में कुछ भी नहीं हुआ। आज ज़रूरत है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करते रहने के लिए उनकी न्यूनतम ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सक्रिय प्रयास हो। साथियों, बहुत ज़रूरी है हमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखना, और सरकार को भी कई योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपना बचा हुआ जीवन बेहतरी से जी सकें, खुशहाल जीवन जी सकें। सलाखों पर सवार लेख है मनीष सिसोदिया जी को लेकर, जो कि उन्हें बेल मिली है। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर वो जेल में थे। मैं इस आर्टिकल पर नहीं जाऊंगा, राजनीतिक आर्टिकल से बचते हैं हम लोग। और अभाव के सामने अगला लेख है, अभाव के सामने। देश में गरीब और खासकर भूख से जूझते तबकों का राहत दिलाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली साथियों मतलब पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब आसान भाषा में राशन कार्ड, राशन शॉप वगैरह वगैरह। हालांकि इसके संचालन में अक्सर भ्रष्टाचार के मामले के मद्देनज़र व्यापक सुधार की गुंजाइश बनी रही है, लेकिन नीतिगत तौर पर यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ज़रिए अभावग्रस्त बड़े तबके को नाम मात्र की राशि या नियंत्रण मूल्यों पर अनाज मुहैया कराया जाता है। आधुनिक तकनीकी के विस्तार के दौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी डिजिटल तौर तरीके अपनाए गए। अपने राज्य से पलायन करके या विस्थापित होकर देश की राजधानी में पहुंचे लोगों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू की गई। असल में पहले दिक्कत क्या थी ना, राशन कार्ड आपका जो था, वो राशन कार्ड अगर आप मान लीजिए एक जगह पर रहते थे तो राशन कार्ड ना सिर्फ ही वैलिड था, ये समस्या हो रही थी। मगर सरकार ने अब डिजिटल इंडिया आ गया है तो ना एक यूनिफाइड राशन कार्ड बना लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज की तारीख में गांव में कितने लोग रह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने आपके फैमिलीज़ होती हैं वो पलायन कर रही हैं कहाँ पे, वो पलायन कर रही हैं महानगरों में। ठीक है ना, वो महानगरों में काम कर रहे हैं, ड्राइवरी का, ठेला चलाने का, चाय का खोखा लगाने का, कुछ भी काम कर रहे हैं। तो अब महानगरों में आ गए वो लोग, तो ये थोड़ी कि राशन के लिए अच्छा दिक्कत ये आई थी कि राशन के लिए उन्हें कभी कभी बीच में गाँव जाना पड़ता था, जो आपको सुनने में आता ना कि भैया गाँव गए हुए हैं वगैरह वगैरह। सरकार ने क्या करा कि यार एक वन नेशन वन राशन कार्ड बनाओ। वो जहाँ पे भी नौकरी कर रहा है, आज बी शहर में कर रहा है, कल को सी शहर में कर रहा है, कल को डी शहर में कर रहा है, वो वहाँ पे अपना राशन कार्ड दिखा के राशन ले सकता है। ये ज़रूरी है, इसे कहते हैं हम गवर्नेंस, है ना। तो ये गवर्नेंस के लिए कितनी अच्छी बात है।
विडंबना है कि तकनीकी सुविधाओं से लैस होने के बावजूद अब एक नई समस्या खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने हक का राशन उठाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं, या फिर वह इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन यानी IMTS के सर्वर में तकनीकी दिक्कतों की वजह से पिछले कई महीने से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को दिल्ली में अपने हिस्से का राशन लेने में कई तरह की परेशानी हो रही है। अब दिक्कत ये आ गई है साथियों, वही तो कहते हैं ना कि कागजों में सुनने में कितना अच्छा लगा आपको कि मैंने आपको अभी पूरा दिखा दिया ABCD बना के। अरे वाह, कितनी बढ़िया योजना बताई सर ने, है ना, एकदम मस्त प्लान है। मगर बाबू भैया ऐसे थोड़ी होता है। होने क्या लग रहा है दिक्कत कि टेक्निकल फेलियर 404 फाइल नॉट फाउंड। ऑनलाइन सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो ABCD वाली कहानी हो गई है बेकार। दिल्ली में जो कि D मान लो आप, वह ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जाता है कि भैया मेरा जो राशन कार्ड है वो B शहर का है या A शहर का है, मैं दिल्ली में काम करने आया हूँ, आप मेरे को ना मेरा राशन दीजिए। D क्या बोल रहा है, भैया दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो कंप्यूटर पर गया, उसने क्लिक करा तो बोला भाई सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है, तो सॉरी ब्रदर, आई कैन नॉट हेल्प यू हेयर। मतलब ये बड़ी तकनीकी समस्या है। इस चक्कर में योजना फेल हो गई है। जैसे कि क्या आ रहा है कि मशीनों में लिख के आ रहा है दोबारा प्रयास करें, लेन देन विफल। मतलब ये या तो किसी ने जानबूझ के करा है या ये समस्या को एड्रेस नहीं कर रहा है, दोनों बातें हैं। फिलहाल गवर्नेंस, पेपर एंड पॉलिसी और प्रैक्टिकलिटी में बड़ा फ़र्क होता है ना। पेपर में कितनी बातें कर लीजिए आप, ये करेंगे वो करेंगे, उसकी पॉलिसी बना दीजिए कि भैया पॉलिसी बन गई है, मगर जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो हमेशा एकदम विपरीत निकलती है। जो एंड कंज्यूमर को झेलना पड़ता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसीलिए हमको ज़रूरत है गुड गवर्नेंस की, कागजों में ही नहीं, रियलिटी में भी गुड गवर्नेंस की। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। स्मृतियों का घेरा, ये तो हमारे नाम से लग रहा है। पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको पढ़ा था, अच्छा लगा मुझे। ये वाला आर्टिकल पढ़ के ना बड़ा अच्छा लगता है मन को। आप कहोगे तो मैं इसे आपके लिए पढ़ भी लूँगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत अच्छी लेख है। बाकी अभी भी कोटा रिजर्वेशन को लेके भारत में संघर्ष चल रहा है। सब कोटा को लेके कोई विरोध कर रहा है कि कोटा के अंदर कोटा, क्रीमी लेयर, क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। और उम्मीद है बांग्लादेश में नए नोबल लॉरेट यूनुस साहब वहाँ की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और बेहतर करेंगे। इसके अलावा देखते हैं पेरिस ओलंपिक में क्या मैटर चल रहा है अभी। पदक तालिका देखें तो हमारा देश किधर है, बताइए कहाँ इधर है। ये रहा देश हमारा, 6 मेडल हैं भाई साहब। नीदरलैंड तक हमसे आ गया है। अमेरिका 103 पहुँच गया है, चीन 76 पहुँच गया है, जापान 34 है, इटली 30 है। तो भारत के पास चांदी का 1 है और कांस्य के 5 है। ठीक है ना। ये याद रखिएगा कौन सा मेडल जीता भारत ने, एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा एग्जामिनेशंस में। चलिए अच्छे लेते रखते हैं। आप इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। बाकी जो भी करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं उन वेबसाइट पर डाल दिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर विज़िट करिएगा। हम इंतज़ार करेंगे कि आप वहाँ पे आए और अपना दर्शन दें। कल फिर आते हैं। धन्यवाद।